हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, इसमें हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। हमने सैम्पल पेपर शुरू कर रखा है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। इसके बाद मैं आपको बेसिक का कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इज, यानी कि हमसे एक इक्वेशन पूछ रहा है किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले देखो, एक लाइन है हमारे पास ए बी, जहां पे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 4 और 5 और बी के -2 और 3। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। यानी अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं सी डी, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, एक ऐसी लाइन जो पहली बात तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसे क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, सिंपली लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और 90 डिग्री का उसके साथ एंगल बनाती है। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास x एंड y, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन कैसे होती है, एक लाइन की x y की फॉर्म में होती है। आप ऑप्शन पे भी देख सकते हैं, जहां पर है कि x की पावर 1 और y की पावर भी 1 होती है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमें एक लाइन निकालनी है इस वाली इक्वेशन की। तो ध्यान से देखो, ये वाली दोनों इक्वल है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं पॉइंट को, इसे और इसे, ये पॉइंट हो गया मेरे पास B, तो ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो जो लेंथ आएगी ये भी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये वाली साइड का निकाल लोगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड में पाइथागोरस, तो ये दोनों सेम आ जाएगी। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया x एंड y, जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट पे होगा। बस x y में हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, वी नो, सबसे पहले काम वी नो लेट कर लिया हमने पॉइंट कहां पे, कि इस लाइन पे एक पॉइंट है हमारे पास x एंड y। तो जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट c होगा इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, दैट इज क्या होगा हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। इक्विडिस्टेंट का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बराबर होगा यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस से। इतनी बात समझ में आई। अब लगा दो उस डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा। AC कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, 4 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। इन द सेम मैनर BC कैसे निकलेगा, देखो, -2 - x का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर निकलेगा। इस तरीके से सॉल्व करो इसे फटाफट से, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ली स्क्वायरिंग। कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर। यही आएगा मेरे पास। अब फटाफट से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x, 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4x, और देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 9 प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x। ध्यान से देखो, x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल। अब x की साइड टर्म्स एक साथ लिख लो, x की टर्म साइड एक साथ लिख लो। देखो कौन कौन सी बची, -8x, इधर आएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12x, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो गई। अब y की लिखो -10y, उधर से प्लस का 6y आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ 16 प्लस 25, 16 कितने होते हैं, 41 प्लस का 41, और उधर से कितना है हमारे पास, 9 प्लस 4,
यानी कि माइनस का 30। सॉल्व कर लो, माइनस 12x माइनस 4y, 41 में से 31 गए, कितना बचेगा 31, और ये हो जाएगा 28। अब देखो ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अच्छा इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, 4 बाहर कॉमन ले सकते हो, ले लो, माइनस 3x माइनस y प्लस 7, कितना आ गया माइनस 3x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस भी कॉमन ले लिया, 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, 3x प्लस y माइनस 7, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। आई बात समझ में, किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 11th में आता है, उसमें वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में है, इसका स्लोप निकालते हैं और सिंपली इसका 2 मिनट में आंसर आ जाता है। लेकिन 10th में पूछा गया है तो आपको इसी की तरीके से करना पड़ेगा। जोन सी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले तो उसमें एक पॉइंट कंसीडर करना है, और किसी भी स्टेट्स का यूज करके, कोई भी डाटा को यूज करके हमें सिंपली एक्स वाई में एक इक्वेशन बनानी है, वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन ही बनकर है। आई बात समझ में, नोट कीजिए सब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन द गिवन फिगर D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। D हमें क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ कोट y डिग्री अपॉन कोट x डिग्री। देखो कोट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, क्या होता है हमारे पास कोट का फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमेशा जब भी हम ए कंसीडर कर रहे हैं तो ये होता है एक्यूट एंगल, इसके सामने वाला क्या होता है, देखो बता भी देता हूं कोई कंफ्यूजन हो तो, ये एंगल ए है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बचा हुआ बेस। बच्चे कभी बार परपेंडिकुलर और बेस में गड़बड़ कर देते हैं, तो सिंपली लगाओ फॉर्मूला, कोट y कितना होगा, देखो ध्यान से, जो कोट y ही है मेरे पास एंगल ये वाला, तो इसके सामने वाला क्या है हमारे पास, क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें नहीं चाहिए, तो इस 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस, और वो क्या होगा हमारे पास, बेस। तो देख लो आप, हमारे पास ये वाला हो गया, हमारे पास एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हो गया मेरे पास हाइपोटेनियस, और जो तीसरी साइड बची वो क्या होगी, बेस हो। तो y के हिसाब से क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है, BC, नीचे लिखो फॉर्मूले में नीचे, और बेस कौन सा होगा हमारे पास, AC। आई बात समझ में। अब कोट x निकाल लो इसी तरीके से, कोट x किसमें है, x इस वाले ट्राइंगल में है, ADC में, तो x के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, कितना है मेरे पास, CD, और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बेस कितना आ गया, 20। बस सिंपली दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कोट y डिग्री अपॉन कोट x डिग्री, कितना आ जाएगा, AC अपॉन BC अपॉन AC अपॉन CD। AC से AC कैंसिल हो गया, CD ऊपर चला जाएगा, CD अपॉन BC, कितना आ गया, CD अपॉन BC। और D मुझे दे रखा है क्वेश्चन में क्या, कि D क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट है, यानी कि CD किसके बराबर है, DB के। रख दो वैल्यू, प्लेस कर दो, CD तो CD रहने दो, BC कितना आ जाएगा मेरे पास, BD प्लस CD। हो गया क्वेश्चन, BD की जगह क्या रिप्लेस कर दो, CD, तो CD अपॉन ट्वाइस ऑफ CD, ये कैंसिल हो गया, 1/2 मेरा आंसर। तो सिंपली कुछ नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज किया, बस फॉर्मूला सही ढंग से अप्लाई करना है। जो भी एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बचा वो बेस। फॉर्मूला ध्यान से लगाओ, डिवाइड करो, क्वेश्चन में हिंट दे रखा था D मिड पॉइंट है, जैसे ही रिप्लेस किया मेरे पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा आंसर। आई बात समझ में, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। The smallest number by which 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places
यानी कि कुछ इस तरह का फॉर्म आया 0.12, जो आखिरी में 2 डेसिमल प्लेस तक क्या करे, टर्मिनेट करे। तो आप ऑप्शन देख लीजिए वेरीफाई करके, पहले वाला करके देखिए 1/13, 13/100 कितना आ जाएगा 1/100 यानी कि 0.01। हाँ जी, ये 2 डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट कर रहा है। और ऑप्शन देख लीजिए मैच करके, बी ऑप्शन देखते हैं 1/10, ये सिर्फ 1 प्लेस तक टर्मिनेट कर रहा है। इन द सेम मैनर इसे चेक करके देख लीजिए 10/13, ये तो टर्मिनेट ही नहीं करेगा। क्यों, नीचे हमारे पास जो फैक्टर है क्यू के वो 2 और 5 नहीं है, तो ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन मैच करके देखने पड़ेंगे कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। यहां हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ही मैच करने पड़ेंगे, वरना इसके कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। देखो 1/13 है, आपको 13 कैंसिल करना है बस, चाहे ऊपर 26/100 लिखो, चाहे 39/100 लिखो, वो फैक्टर क्या होगा, सिंपली कैंसिल होगा 0.02, 0.03। तो बहुत सारे नंबर्स है जिसे इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो सिर्फ क्या होगा 13 का पहला मल्टीपल 1/100 यानी कि 0.0। आई बात समझ में? तो ऑप्शन मैच करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। साइड्स AB and BE of right triangle, right angle at B are of length 16 and 8 centimeter. The length of the side of the largest square FDGB can be inscribed in the triangle X. यानी कि हमें इस स्क्वायर की साइड की लेंथ बतानी है। तो मान लो लेंथ क्या है हमारे पास, x है। सबसे पहले जो चीज निकालनी है उसे लेट ही कर लो, लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर FDGB इज x सेंटीमीटर। मान लिया कितने हमारे पास वो x सेंटीमीटर है। अब हमें क्या क्या चीज गिवन है, ध्यान से देखो, AB की लेंथ गिवन है, BE की लेंथ गिवन है, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, राइट ट्राइंगल। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलैरिटी से लिंक है, ट्राइंगल चैप्टर से लिंक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है हमारे पास दोनों के दोनों। और ध्यान से देखो FD जो है वो BE के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो चाहे तो आप ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर लो, या ये वाला या ये वाला कर लो। तो हम बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर करते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AFD, क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते ही हमारे पास सारी साइड का रेशियो ऑलरेडी गिवन है। तो करो कैसे सिमिलर करोगे, एंगल F तो एंगल B के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल F के इक्वल है। क्यों? ईच 90 डिग्री। और जो हमारे पास ये वाला एंगल है ये क्या है हमारे पास, कॉमन है। एंगल BAE किसके इक्वल होगा, FAD के। क्या लिखोगे, कॉमन। सो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो हमारे पास ट्राइंगल है ABE वो किसके सिमिलर होगा। अब ध्यान से देखो, A तो A के ही है, एंगल B एंगल F के है, और AF क्या बचा, D, तो इसके हमारे पास सिमिलर होगा। अब देखो करके जो गिवन है, एक तो AB गिवन है तो वही लिख लो AB/AF, और दूसरी क्या चीज गिवन है मुझे, BE, यहां लिख लो BE/FD, AB/AF BE/FD बाय CPS। आई बात की समझ में? अब सिंपली AB की वैल्यू रखो, कितनी है मेरे पास, AB की वैल्यू दे रखी है 16, AF की कितनी वैल्यू है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, ये x है, ये भी x है, क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास। तो AF कितना आ जाएगा मेरे पास, AB माइनस BF, यानी कि 16 माइनस x आ जाएगा। ध्यान समझो, जो AF है
वो AB माइनस FB है। AB कितना है 16, FB कितना है x। BE कितना है हमारे पास 8 है, और जो हमारे पास FD है, FD कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो FD कितना होगा x होगा। बस इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा 16x, यहां मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 16 माइनस x, 8 2 जा 16, 2x इज इक्वल टू 16 माइनस x इधर ले आओ 3x बन जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात किस तरीके से करना है क्वेश्चन, सिंपली हमें दे रखा था इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, ट्राइंगल दे रखा था तो कहीं ना कहीं हम या तो सिमिलैरिटी का यूज करेंगे या फिर बीपीटी का। हम बीपीटी से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुआ, एफडी पैरेलल है किसके, बीजी के, किसके पैरेलल है, बीजी के। तो जो AF अपॉन FB AD अपॉन DE के इक्वल है, तो पहला अप्रोच लगाना है बीपीटी का, अगर वो नहीं लगा फिर आना है सिमिलैरिटी पे। बीपीटी अप्लाई करके देखी, नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ये दोनों साइड गिवन नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें और इस ट्रायंगल को सिमिलर किया। आप इस वाले और इस वाले को भी सिमिलर करके आंसर निकाल सकते हैं, सेम आएगा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग R and S इन रेशियो K/1। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिंपली एक लाइन है हमारे पास, कौन सी है हमारे पास, RS, और जो पॉइंट P है हमारे पास क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट जो R और S से मिलके बनी है, R और S से, वो सिंपली उसे डिवाइड कर रहा है K/1। P कैसे डिवाइड कर रहा है उसे, K/1 में। क्या पूछा है आपसे, इफ P लाइज ऑन द लाइन, मान लो P का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1 y1 है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। इफ P लाइज ऑन द लाइन, P किस पे लाई कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है हमारे पास, कौन सी लाइन है, x माइनस वाई प्लस 2, इस लाइन पे ये लाई कर रहा है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ k। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जैसे ही है बिल्कुल। देखो लेट कर लो सिंपली, P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 मान लिया। अब निकल लो x1 y1 क्या आएगा, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं r के, -1,3, और s के कितने दे रखे हैं 9,8। तो बताओ क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास, k इंटू 9 यानी कि 9k प्लस 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1। y का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 8k प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जहां पर m और n क्या है मेरे पास, सिंपली रेशो है, ये वाले जो डिवाइड कर रहा है वो रेशो क्या है, m और n है। तो k इंटू 9 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1, ऐसे k इंटू 8 प्लस 1 इंटू -3 और k प्लस 1। तो x1 y1 कितना आ गया, ध्यान से लिखो, कितना आ गया मेरे पास 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। इतना आ गया मेरे पास कोऑर्डिनेट। और क्वेश्चन में साफ कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे, यानी कि जो एक कोऑर्डिनेट है वो इसे सेटिस्फाई करेगा। x और y की जगह रिप्लेस कर दो ये वैल्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P lies on line x minus y plus 2, इस लाइन पे ये लाई कर रहा है। अब सिंपली रिप्लेस कर दो, 9k minus 1 upon k plus 1 minus 8k plus 3 upon k plus 1 plus 2 is equal to 0। बस अब निकाल लो k की वैल्यू कितनी आएगी, 9k minus 1 minus 8k plus 3 plus 2k plus 1। सिंपली मैंने क्या किया, नीचे k plus 1 एलसीएम ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 1 था
मल्टीप्लाई कर दिया और उसे 0 के इक्वल कर दिया। अब कितना आ जाएगा 9k माइनस 1 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2। करो भाई ऐड, 9 में से 8 गए 1 में 2 ऐड करा 3k। इन द सेम मैनर माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो k है वो कितना आ गया 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी जैसा ही है, उसमें कुछ डिजिट्स अलग अलग थी। हमारे पास p क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है k रेशो 1 में, और वही p किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ में? नोट कीजिए फटाफट इसे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है? सिंपली फिगर दे रखी है जहां पे ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। साइड कितनी है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। एंड विद EFGH आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड D। यानी कि हमें चारों क्या दे रखे हैं? सिंपली मिड पॉइंट दे रखे हैं। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। हमें इस शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो वो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये 14 है, ये भी 14 होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। h क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो जो मेरे पास एरिया निकालना है वो क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ एक लाइन बना लो। ये हमने एक लाइन बना ली सिंपली। तो जो ये एरिया है हमारे पास, ये वाला ऊपर वाला खाली, ये हाफ पार्ट है सर्कल का। और दूसरी बात ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला 90 है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास? क्वाड्रेंट है। तो जो फर्स्ट का एरिया आएगा प्लस सेकंड, इसे मान लो थर्ड है, और इसे मान लो फोर्थ। तो जो एरिया है मेरे पास शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो एरिया कितना आएगा मेरे पास शेडेड रीजन का? सबसे पहले तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, इसका प्लस एरिया ऑफ HFCD, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? एरिया ऑफ दिस एंड दिस, एरिया ऑफ रीजन थर्ड प्लस एरिया ऑफ रीजन फोर्थ। अब ध्यान से समझो, देखो जो एरिया है मेरे पास शेड रीजन का, सबसे पहले तो ये एरिया फर्स्ट रीजन का आएगा, ये जो हाफ सेमी सर्कल है। दूसरी बात, इसका एरिया कैसे निकलेगा? सेकंड रीजन का मैंने पूरे में से यानी कि हाफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दिया? थर्ड और फोर्थ। मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका रीजन आ जाएगा। तो सिंपली एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ रीजन सेकंड। अब फॉर्मूला लिख लो सिंपली। एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट क्या है मेरे पास? सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है मेरे पास? 7। तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, ये आ जाएगा मेरे पास। एरिया ऑफ HFCD, HFCD कितना आएगा? 14 इंटू 7, ये भी कितना है मेरे पास? 7, 14 इंटू 7। क्या माइनस करना है मुझे? सिंपली एरिया ऑफ रीजन थर्ड। अगर आपको क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पता है, देखो मेरे पास ये एक सर्कल है, ये मेरे पास क्या हो गया? सिंपली एक ABCD। तो जो ABC है वो क्या बना? एक सेमी सर्कल। और जो ABOA बना, ये क्या बना? एक क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट सिंपली क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 पाई। रेडियस कितनी है इसकी? 7, 7 इंटू 7 प्लस 1/4 पाई 7 इंटू 7। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप देख लीजिए। जो एरिया होता है मेरे पास क्वाड्रेंट का, जो मेरे पास एरिया है किसका? क्वाड्रेंट का, वो कितना है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का कितना है? पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल का कितना है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे पास सिंपली 1/2 पाई इंटू 7 7 49। 14 7 से कितने होते हैं हमारे पास?
98 ब्रैकेट खोल दिए साथ के साथ, ये दोनों कितना आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई इंटू 49 माइनस 1/4 पाई इंटू 49। सिंपली मैंने ब्रैकेट सारे खोल दिए। अब देखो 1/2 पाई इंटू 49 प्लस 98 और ये दोनों कितना आ जाएगा मेरे पास ऐड करके 1/2 पाई इंटू 49। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है मेरे पास 98, यानी कि ऑप्शन सी मेरा क्या है करेक्ट। आई बात समझ में ऑप्शन सी कैसे आया? सिंपली हमने क्या किया, इस रीजन और इस रीजन का एरिया निकालना था, तो ये तो मेरे पास हाफ सेमी सर्कल था, मैं मतलब सेमी सर्कल था, और ये कैसे आएगा इस पूरे रेक्टेंगल में से इन दोनों को माइनस करके। सबके फॉर्मूले पता थे, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, मेरे पास क्या आ गया आंसर। आई बात समझ में, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। Given below is the picture of Olympic ring made by taking 5 congruent circle of radius 1 centimeter each। यानी कि पांचों सर्कल दे रखे हैं, इनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circle is of length 1 centimeter। यानी कि जहां पर ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास AB कितना है, AB क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछा टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि जो भी डॉटेड रीजन है इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो एक बात तो कंफर्म है, हमारे पास ये जो चारों रीजन है इनका एरिया इक्वल आने वाला है, तो मैं किसी भी एक का कैलकुलेट करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो कैसे करेंगे, सिंपली मैं कंसीडर कर रहा हूं सिर्फ दो सर्कल, मैं सिर्फ इसका एरिया निकाल रहा हूं, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कितना दे रखा है मुझे AB 1 सेंटीमीटर, मुझे एरिया किसका निकालना है इस रीजन का। इस पॉइंट को मान लो थोड़ी देर के लिए O, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल, और इन दोनों लाइन को कर दो सिंपली जॉइन। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि OA और OB किसके इक्वल है मेरे पास 1 सेंटीमीटर के। तो OA कितनी है 1 सेंटीमीटर, OB कितनी है 1 सेंटीमीटर, और AB भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब सारी साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल है OAB, ये क्या बन जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सिंस OA is equal to OB is equal to AB 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ट्राइंगल OAB is an equilateral triangle। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इक्विलेटरल की, क्योंकि अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए, मैं तभी एरिया निकाल सकता हूं। अब ये एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, ये कितना हो गया मेरे पास एंगल AOB 60 डिग्री आ। अब ध्यान से देखो एनसीईआरटी में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल कि हमें इसका एरिया निकालना है। वो क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, बता देता हूं कि मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास सेंटर O है, और मुझे इसका एरिया निकालना है, किसका, सेगमेंट। ध्यान से समझना क्योंकि इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन बिल्कुल। ये मुझे इस सेगमेंट का ये वाला एरिया निकालना है OAB। तो कैसे निकालते थे हम, सेक्टर OAB को, मान लो पॉइंट D है, OADB में से मैं क्या माइनस कर देता था, एरिया का, ट्राइंगल का एरिया। तो ये मेरे पास ये वाला एरिया आ जाता था। यहां भी हम यही करेंगे, इस पॉइंट को D मान लो और इसे थोड़ी देर के लिए E मान लो। तो जो मेरे पास एरिया आएगा किसका, AEBD का, यानी कि इस वाले सेगमेंट का AEBD, यानी कि सिंपली खाली इसका, पूरे का नहीं, सिर्फ सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर OADB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाला अगर एरिया निकालना है मुझे AEBD, तो पूरे सेक्टर में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास AEBD का आंसर आ जाएगा, यानी कि सेगमेंट का। निकाल लो कितना आएगा, सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, और ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो √3/4 का साइड स्क्वायर।
रख लो जी फॉर्मूला 60/360 इंटू पाई कितना है हमारे पास, ऑप्शन में पाई में दे रखा है तो पाई में रहने दो। रेडियस कितनी है 1, √3/4, साइड कितनी है ट्रायंगल की 1, बताओ ये कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास पाई/6 माइनस √3/4। अब ये एरिया किसका आया मेरे पास, सिर्फ इस वाली सेगमेंट का, किसका, AEDB का। अगर मुझे इसका सेगमेंट का पूरे का निकालना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ADB और इसे थोड़ी देर के लिए मान लो F, कितना आ जाएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AEBD, यानी कि 2 इंटू पाई/6 माइनस √3/4। इस पूरे रीजन का कितना एरिया आ गया मेरे पास, इस वाले का कितना आ गया पूरे का, 2 इंटू पाई/6 माइनस √3/4, क्योंकि मैंने किसका निकाला, सिर्फ इस सेगमेंट का निकाला, ये जो इस तरीके से डॉटेड हो रही है हमारे पास, इसका एरिया निकालना मैंने ADBE का, कितना आ गया, इतना आ गया। इसका ट्वाइस करते हैं, मुझे पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा, और मुझे कितने रीजन का निकालना है, 4 का, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, टोटल एरिया 4 इंटू 2 पाई/6 माइनस √3/4, यानी कि 8 पाई/6 माइनस √3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन मेरे पास सही है, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, √3/4। शायद मैंने यहाँ हमारे पास रूट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में हमारे पास रूट सिर्फ यहाँ तक है। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3/4, 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4। तो ऑप्शन डी मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। आई बात हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, सिंपली मैंने इस सेगमेंट का एरिया निकाला, इस वाले सेगमेंट का एरिया निकाला। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालना, ट्वाइस करते हैं मेरे पास इस पूरे रीजन का आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास टोटल एरिया। आई बात समझ में, नोट कीजिए इसे फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इफ 2 and 1/2 are the zero of the quadratic equation this, then we have to find the value of P and R। देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, px² प्लस 5x प्लस r, हमें ये दे रखी है, और जो इसके सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास, 2 and 1/2, यानी कि अल्फा कितना है मेरे पास 2, बीटा कितना है मेरे पास 1/2, ये इसकी रूट्स दे रखी है, जीरोस दे रखी है सिंपली। हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरो होता है वो कितना होता है, -b/a, और जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो कितना होता है, c/a। b क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, 2 + 1/2, b कितना है मेरे पास -5 आ जाएगा, b कितना है 5 है खाली, और a कितना है मेरे पास p, यहां से p की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल लो, 2 × 2 = 4 + 1/2 -5/p, 5/2 is equal to -5/2, -5 से -5 कैंसिल, तो p कितना आ गया मेरे पास -2। अब यहां रख दो फॉर्मूले में, अल्फा कितना है मेरे पास 2, बीटा कितना है मेरे पास 1/2, अब c की वैल्यू कितनी है मेरे पास r, और a कितना है मेरे पास p, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, p की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास -2, रख दो, और r कितनी आ जाएगी मेरे पास, सिंपली से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -2, यानी कि p भी कितना है -2, r भी कितना है -2, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, पहला तरीका तो हमारे पास ये है, दूसरा तरीका भी है लेकिन वो लेंथी होता है। क्या करो, 2 की वैल्यू पहले इसमें पुट करो x की जगह, एक इक्वेशन बनेगी p and r में, फिर 1/2 पुट करो, दूसरी इक्वेशन बनेगी, और फिर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो थोड़ा लेंथी पड़ता है। सिंपली इसलिए यूज करो, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ओके, इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, यानी इसके अंदर क्या बनाया हमने, एक स्क्वायर बना रखा है, ओके। तो इन्होंने कहा कि जो सर्कमफेरेंस है उस सर्कल की वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है हमें, 100 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r। यहां से मेरे पास रेडियस कितनी आ गई, 100 अपॉन 2 पाई, ये मेरे पास रेडियस आ गई। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास सेंटर है, ये इसके क्या है, डायगोनल्स ए बी सी डी और ओ, ठीक है। हमारे पास कितनी आ गई, रेडियस आ गई कितनी, 100 अपॉन 2 पाई, ये आ गई मेरे पास रेडियस। अब मुझे पता है स्क्वायर की जो साइड होती है वो सारी बराबर होती है, और जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। अब मेरे पास रेडियस है, तो AC कितना आ जाएगा मेरे पास, AC कितना आ जाएगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ R। AC क्या है हमारे पास, एक डायमीटर है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100 अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, 100 अपॉन पाई आ गया। मुझे AC की लेंथ पता चल गई। सिंपली मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, साइड निकालनी है स्क्वायर की, x माननी है। तो सिंपली इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या है, 90 डिग्री, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है मेरे पास, 100 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, AB कितना है x, BC भी कितना है x, तो सिंपली कितना आ जाएगा ये, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ये आएगा मेरे पास सिंपली। अब एक काम करो, उधर भेज दो इसे, 100 अपॉन पाई का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है हमें, चलो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू पाई, इसमें यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, ऑप्शन मैच नहीं कर पाते बच्चे। देखो मुझे इसका रूट लेना है, किसका, 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू पाई, इसका क्या लेना है, सिंपली रूट लेना है। तो पहली बात देखो 100 आएगा बाहर, नीचे से क्या आएगा, पाई, और क्या बचा नीचे, रूट 2 बचा। देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो सिंपली क्या करो, जो रूल मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमेशा कोशिश करो नीचे इरेशनल नंबर को ना आने दो। जैसे अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल आ गया तो सिंपली उसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो पाई रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, यानी कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 से, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा 100 इंटू रूट 2 अपॉन 2 पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा 50, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर, 50 रूट 2 अपॉन पाई। देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 50 रूट 2 अपॉन पाई, यानी कि मेरे पास ऑप्शन सी सही है। आई बात समझ में? ऑप्शन में भी ध्यान मत दो, सिंपली हमेशा एक रूल याद रखना है कि जैसे ही डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो उसका रेशनलाइजेशन करके नीचे इंटीजर बनाओ, कभी भी नीचे रूट नहीं रखा करते। अब हमेशा आंसर को रिपोर्ट करो जहां पर इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में ना हो, अगर है तो कहां पहुंचा दो उसे, न्यूमरेटर में विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। आई बात समझ में? नोट कीजिए इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज, हमें सिंपली बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। देखो हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो सिंपली 3 तरह के होते हैं। पहला, या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही x और y की वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर पाएगी, और तीसरा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन होते हैं जब भी हमसे पूछा जाता है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या आता है आंसर, सिंपली 1,
नो सॉल्यूशन में 0 और इसमें तो हमारे पास इनफाइनाइट होता ही होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ x और y की एक ही वैल्यू उसे सेटिस्फाई कर पाएगी। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 3x प्लस y इज इक्वल टू 243 और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 243 x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब हम बेस को तभी कंपेयर कर सकते हैं अगर मुझे पावर निकालनी है किसके इक्वल है, तो उसके लिए बेस सेम होना बहुत जरूरी है। तो इसका फैक्टराइजेशन करो, 3 2 6 3 9 3 3 3 1, यानी कि जो 243 है वो 3 की पावर कितनी है, 5, 3 की पावर 5 के ये इक्वल है। इन द सेम मैनर यहाँ 3 की पावर 5 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो सिंपली कंपेयर कर लो, जैसे कंपेयर करोगे बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे नंबर 1 कह लो। इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया। अब कंपेयर करो, कंपेयर ऐसे करोगे 5x माइनस 5y किसके इक्वल आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ 3 की पावर है ये, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1, ये कितनी आ गई मेरे पास, 7। अब आपको रूल सबके पता ही है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 की। यूनिक का क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इनफाइनाइट में तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तो बस यही कंपेयर करते हैं, यहाँ करो a1 कितना आएगा 1, b1 कितना आएगा 1 और c1 कितना आएगा 5। यहाँ a2 कितना आएगा 5, b2 कितना आएगा -5 और c2 कितना आएगा 1। बस अब रेशियो निकाल लो, कितना आएगा a1 अपॉन a2 1 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -5। अब c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों रेशियो ही इक्वल नहीं आ रहे। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक, यानी कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, सिर्फ एक, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कि x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू क्या कर पाएगी, इसे दोनों को सेटिस्फाई कर पाएंगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हुआ, यूनिक, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आई बात समझ में, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो हमारा आंसर क्या होता, नो सॉल्यूशन, तो ऑप्शन 0 होता। अगर ये तीनों रेशियो ही इक्वल आ जाते, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाते, तो ऑप्शन होता हमारे पास डी। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के दे, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए फिर हम उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट।